दोस्तों आज जो इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद आमर भाई मुल्तान से। ये उन्होंने मुझे पार्सल किया और साथ में उन्होंने मुझे ये बताया कि यार इस इन्वर्टर को मैं ठीक करवा के थक गया हूँ। यानी वो कहते हैं कि 2 कारीगरों से ऑलरेडी मैं 2 दफ़ा इसको ठीक करवा चुका हूँ और ये कभी 6 घंटे चलता है, कभी 1 दिन चलता है और उसके बाद ये 09 पे चला जाता है। तो ये 09 जो है ना, ये ख़ास तौर पे फ्रोनस इन्वर्टरों के लिए एक जानलेवा मर्ज़ है। मैं बहुत सी इस पे वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि ये जो 09 का एरर है ये किस वजह से आता है। इसकी वजूहात तो खैर काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो कॉमन वजूहात हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में बता दी हैं। बहरहाल ये जो इन्वर्टर है ये उन्होंने मेरे पास पार्सल किया है और इसको ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि देखते हैं इसमें ये 09 का एरर किस वजह से आ रहा है और ये क्यों इन्वर्टर बार बार जो है वो जल रहा है और प्रॉपर लोड नहीं उठा रहा। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसको कि इसमें क्या इशू है। दोस्तों बोर्ड इसका मैंने बाहर निकाला है और इसके बोर्ड की कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो ये जो डीसी साइड के ऊपर इसके मॉसफेट लगे हुए हैं वो देखें ज़रा एक नज़र। ये इनकी टांगों की तरफ ज़रा एक नज़र कीजिए और ये चेक करें कि ये पुल आउट लगाने से क्या नुकसानात होते हैं। ये देखें यहाँ पे एक इनकी जो लेग का पॉइंट है वो जला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से भी ये जली हुई है और यहाँ से भी ये पॉइंट शॉर्ट हो गए। ये जब शॉर्ट होते हैं ना तो फिर सारा लोड जो है ये इस सोर्स के ऊपर आता है और ये सोर्स वाली लेग जो है ये ब्लास्ट हो जाती है और ये पुल आउट लगे हुए हैं। ठीक है, ये IRF 4115 नंबर है और ये ओरिजिनल नहीं है, ये पुल आउट और कापी जो है ना ये मॉसफेट होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम इसकी AC साइड की तरफ आते हैं तो AC साइड में भी जो मॉसफेट हैं वो भी शॉर्ट हैं और पुल आउट लगे हुए हैं। ये देखें K75T60 यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे K75T65 लगे हुए हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसकी जब हम बैक साइड को देखते हैं तो इसकी हालत जो है वो आपके सामने है। ये देखें गर्द की वजह से ये अटा हुआ है, ये देखें, और यहाँ पर भी इस पे काफ़ी सारा काम हुआ है। अच्छा, ये जिस भी कारीगर की तरफ से होके आया ना उस बेचारे ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह इसको प्रॉपर तरीके से चलाया जाए और पूरी कोशिश किया उसने कि इसको ऑन किया जाए, लेकिन वो नाकामयाब रहा है। अब देखें यहाँ पे ये ज़रा इसकी हालत देखें DC साइड की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये एक इस रेजिस्टेंस की हालत देखें, ये बिल्कुल जली हुई है, टूट के ये देखें ये निकल गई है। और सफाई का लेवल देखें। मैं इसीलिए अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि जब तक आप इन्वर्टर को सफाई के साथ रिपेयर नहीं करेंगे ना और आपके काम में सफाई नहीं आएगी जब तक, उस वक्त तक यकीन मानिए कि आपका काम जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो सफाई है। अब ये देखें यहाँ पे कितने ज़रात हैं। अगर ये मैं माइक्रोस्कोप पे आपको दिखाऊँ ना तो यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों ज़रात सोल्डर के मौजूद हैं और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट जब होती है यहाँ पे तो आपका इन्वर्टर वैसे ही ख़राब हो जाता है। आगे कुछ लोड भी अगर कस्टमर ना चलाए ना तो इस तरह की हालत हो तो इन्वर्टर वैसे आपका जो है ना वो ख़राब हो जाता है। अब ये देखें, और सोल्डरिंग भी यहाँ पे प्रॉपर की नहीं हुई उन्होंने, ये भी उन्होंने चेंज किए हैं लेकिन ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम उनसे नहीं हो सका। इसी तरह इधर हालत है, ये देख लें, ये इसकी हालत देखें, ये किस तरह हिल रहा है, ये देखें। तो इस तरह तो कोई भी इन्वर्टर अगर आप इस तरह रिपेयर करेंगे तो वो इन्वर्टर आपका रिपेयर तो हो जाएगा, लेकिन सेम इसी इन्वर्टर की तरह यहाँ 6 घंटे चलेगा या 1.5 दिन चलेगा। उसके बाद इन्वर्टर आपका दोबारा एरर पे चला जाएगा, यहाँ ब्लास्ट कर देगा। तो दोस्तों इसको इंशाल्लाह रिपेयर करेंगे। अब ये देखिए, ये जो कपलर है इनके नीचे ज़रा एक निगाह देखिए, डालिए, ये देखें, ठीक है। और ये ड्राई सोल्डिंग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये जो गंद है वो देखें, ठीक है। बहरहाल इसको साफ़ करते हैं। ये फंगस भी इसको यहाँ से ये देखें, यूँ लगता है कि फंगस ने भी अपना इस पर हमला किया हुआ है। इस तरह ये देखें ना, ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं फंगस की वजह से। बहरहाल इसको जो है ना वो रिपेयर करते हैं और सबसे पहले मैं इसकी क्लीनिंग करता हूँ अच्छे से, और क्लीनिंग करने के बाद इसमें जितने शॉर्ट कंपोनेंट तो इसमें मैंने चेक किए हैं, ये सारी लाइन टोटली शॉर्ट है। और ये तो आप पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये भी इसकी साइड जो है वो टोटली शॉर्ट हो चुकी है।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आई वो इसकी ये इंडक्टर कॉइल है। ये इंडक्टर कॉइल भी इसकी हीट अप हो चुकी है बड़े सख्त तरीके से, और ये तकरीबन समझिए कि एक किस्म की जल चुकी है ये वाली। तो ये जब इंडक्टर कॉइल आपकी हीट होती है तो आपका जो इन्वर्टर है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज़ पे नहीं ला पाता, जिसकी वजह से आपके IGBT जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं। बाकी इसका जो साइड कार्ड है उसमें भी काफ़ी सारी ये देखें, ये यहाँ पे सफाई होने वाली है। ये IC के ये नीचे देखें ना ज़रात, ये देखें, ये चीज़ें आपने साफ़ करनी होती हैं। ये देखें, क्योंकि यहाँ याद रखिएगा जहाँ पे सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है ना, वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो फॉल्ट का बायस बनती हैं। यानी जहाँ पे सिग्नल आए, सिग्नल पल्सेस जिसको बोलते हैं, या जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही हो, इन दोनों जगहों पे आपकी ये जो यूनिट है वो चाहे कोई सा भी है, फ्रोनस है, यूनिक है, कोई सा भी है, वो इन्वर्टर आपका फॉल्ट करेगा। ठीक हो गया। अब ये देखें ना, ये जो IC हैं इनकी हालत देखें। अच्छा, इस तरह इसका जो प्रोसेसर है ये इसकी हालत देखें। यहाँ पे मिट्टी की एक बाकायदा प्रॉपर लेयर जमी हुई है, ये नज़र आ रही है आपको, ये देखें। और ये जो टोटल इसका प्रोसेसर है ये डाटा क्लॉक पे चलता है, पल्सेस के ऊपर चलता है। तो जब इस तरह हल्की सी भी डस्ट की वजह से इसमें जो पार्टिकल हैं वो जब आपस में सिग्नल को डिस्टर्ब करेंगे तो ऑलरेडी ये प्रोसेसर जो है वोल्टिसिटी कमांडें देगा, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर जो है वो ख़राब हो जाएगा। बहरहाल इसकी सबसे पहले सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद फिर इसमें मैं जो सामान है वो लगाता हूँ, और लगा के फिर चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो प्रॉपर लोड उठाता है और ऑन होता है या नहीं होता। तो दोस्तों, अभी तक जितने ख़राब कंपोनेंट थे वो सब मैंने इसमें से निकाल दिए हैं, और सफाई तो भी मैंने इसके बोर्ड की स्टार्ट नहीं की। ये देखें, यहाँ से IGBTs वगैरह, और उसके बाद ये मॉसफेट वगैरह, कॉइल, ये चापरी, उसके बाद ये मॉसफेट, ये सारी चीज़ें मैंने इससे बाहर निकाल दी हैं, और ये हैं वो अभी तक की चीज़ें जो मैंने इससे बाहर निकाली हैं। अच्छा, अब ये कॉइल की हालत देखिए ज़रा, ये देखें, और इसके पीछे ना ये नंबर मेंशन होता है, ये देखें। इस नंबर की ही कॉइल आपने इसमें वापस लगानी है, नहीं तो ये आपका इन्वर्टर जो है वो दोबारा फिर 09 पे या किसी और फॉल्ट पे जा सकता है। तो ये कॉइल जो है ये नंबर के बिना आपने नहीं लगानी। बाज़ दफ़ा आप जो है ना वो इसको खुद वाइंड करके तो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उससे वक्ती तौर पे तो आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो कारगर साबित नहीं होता, दोबारा उसमें फिर इशू आ जाते हैं। तो ये चीज़ें, ये अब ये चापरी जो है ये देखें, ये भी मैंने इसमें से बाहर निकाली है, और ये हीट हो रही थी बहुत ज़्यादा, और इसमें ये ऊपर चिमटी से मैंने इसमें ये जब इसको स्क्रैच किया तो ये अंदर से भी मुझे स्पार्क नज़र आई। बहरहाल, और ये भी इसके जो मैग्नेट है ये भी लूज़ थे। मैंने सोचा शायद ये इसकी वजह से हो, मैंने इसके ऊपर टेप जब लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी ये मॉसफेट को हीट कर रही थी, और मॉसफेट भी इसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। इसका 35-25 भी मैंने बाहर निकाला, ये देखें। आपको पहले भी मैं ये कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो 35-25 IC होता है ये इसमें ओन कंपनी का या ओरिजिनल 35-25 ही चलता है। लोकल 12 वोल्ट वाला 35-25 इसमें आप नहीं लगा सकते। बहरहाल, इसमें ये सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाली हैं। अभी इसके बोर्ड की सफाई करता हूँ, फर्दर वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, बोर्ड की सफाई मैंने इसकी प्रॉपर तरीके से कर दी है, और जहाँ तक हो सका मुझसे मैंने इसमें जो कचरा मचरा है, जो गंदा, वो साफ़ किया है। और अब जो है ये बोर्ड इस काबिल है कि इसके ऊपर थोड़ा काम किया जाए। इसमें जितनी भी यहाँ पे फंगस वगैरह थी वो सब मैंने क्लियर कर दी, यहाँ पे जो कचरा था वो साफ़ कर दिया, और इसके जो पॉइंट हैं, अच्छा यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंसें वगैरह जो है ना, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये 22 ओम लगी होती है, और यहाँ पे 10K की, यहाँ पे बाज़ जो इन्वर्टर है वहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस भी लगी होती है, और यहाँ पे 47K की रेजिस्टेंस लगी होती है, ये वाली गेट टू सोर्स। लेकिन यहाँ पे ये जिस बंदे ने भी इसको रिपेयर किया है उन्होंने ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई हुई है, ये भी है तो 47K की। लेकिन जब याद रखिएगा, जब आपने ये रेजिस्टेंसें चेंज करनी है तो फिर ये अकेली नहीं चेंज करनी, साथ में ये रेजिस्टेंस भी बदलनी है, ये रेजिस्टेंस भी बदलनी है, और यहाँ पे भी बदलनी है। ये वाली रेजिस्टेंस की ख़राब थी, वो सफाई करते हुए वैसे उतर गई है। तो कभी भी अकेले आपने ये एक रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करना। देखें यार, ये 2-3 रुपए की रेजिस्टेंस होती है या मैक्सिमम 5 रुपए की, तो आप बजाय ये सारी चेंज करने के एक सिर्फ लगाते हैं और बाकी को बचा लेते हैं, उससे आपका पूरा इन्वर्टर रिस्क पे लग जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे भी उन्होंने यही काम किया हुआ था। ये देखें,
यहाँ पे उन्होंने ये देखें, यहाँ पे भी उन्होंने 47 के लगाई है और यहाँ पे देखें ये ओरिजिनल लगी हुई है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दी, यहाँ पे भी चेंज थी वो मैंने उतार दी है, यहाँ पे भी देखें चेंज है। तो ये सारी रेजिस्टेंसें आपने फिर अगर चेंज करनी है तो फिर सारी नहीं लगानी है। ये देखें ना 10 ओम की सारी रेजिस्टेंसें मैंने उतार दी हैं। अब ये सब के सब मैं नहीं लगाऊंगा और मैं इनको भी उतारूंगा, ये भी एक भी नहीं यहाँ पे बचेगी, ये सारी सेंसें नहीं लगेंगी। यहाँ पे भी जो 200 ओम है वो मैं दोनों तरफ से नहीं लगाऊंगा, ये 10 ओम भी उतार दूंगा। याद रखिए मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपको भनक भी पड़ जाए कि ये रेजिस्टेंस ख़राब है या काम नहीं करेगी या इसका कलर चेंज है, तो उठा के बाहर फेंकें उसे। इस तरह ये देखें ना, ये 22 ओम की रेजिस्टेंस, इसका कलर देखें, और यहाँ पे जो दूसरी रेजिस्टेंस हैं उनका कलर देखें, या इसका कलर देखें, इसका बल्कि कलर देखें और इसका कलर देखें, आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर सफाई कर दी है, ये कपलर मैं इसके नए लगाऊंगा और यहाँ पे सफाई की है। अब इसमें अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें ड्राई सोल्डिंग वगैरह मैंने देखनी है और ये आते हैं अब इसकी सप्लाई की तरफ। अच्छा, इसमें जो चापर है वो मैं अब ये नया लगाने लगा हूँ और ये इसका नंबर है, ठीक है। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल चापर निकला वो ये था और ये इसमें मैं चापर अब लगाने लगा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि ये जो SMP पावर सप्लाई है ना, ये बाकी सप्लाइयों की निस्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, वो कैसे? बाकी तो सप्लाइयों में हम यहाँ पे एक जो कपलर है उसको शॉर्ट करते हैं उसकी स्विचिंग ऑन करने के लिए। इनकी स्विचिंग आप कपलर से ऑन नहीं कर सकते। वैसे तो ये कपलर इसके लगे हुए हैं दोनों पैरेलल में स्विचिंग के लिए, लेकिन ये इसको बोलते हैं SMP ऑन सर्किट सप्लाई, यानी जैसे ही आप यहाँ पे इसको वोल्टेज देते हैं इस पर ड्रेन टू सोर्स और पीछे से ऑटोमेटिक प्लस जनरेट होकर ये सप्लाई ऑन हो जाती है। और इसमें जो एरिया फीडबैक है वो ये वाला बना हुआ है, ये आपके 2 NPN ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये आपका PC अपना 431 रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। और इसका ये कनेक्शन जो है ये सीधा आपके इस कपलर में आ रहा है और ये कपलर आपका इस IC के साथ कनेक्ट है जो कि इसकी फीडबैक को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और ये इस फीडबैक के पिन नंबर 1 कंपनसेशन के ऊपर ये इसका पॉइंट आ रहा है और एक इसकी जो ग्राउंड है वो यहाँ पर नेगेटिव के साथ शॉर्ट है, यानी इसके साथ मिली हुई है। मैं आपको बल्कि मीटर पे भी चेक करवाता हूँ। और ये फॉल्ट बाद दफ़ा क्या बल्कि बहुत ज़्यादा दफ़ा इसकी सप्लाई में देखने को मिलता है। ये देखें, मीटर को मैंने 20 की रेंज पे सेट किया है और ये इसकी जो नेगेटिव है ये देखें, ये यहाँ पे ग्राउंड के साथ शो हो रही है ये वाली, और यही ग्राउंड इधर आ रही है, ये देखें, क्योंकि ये ट्रैक यहाँ से इधर आया और यहाँ से ये होता हुआ इधर आया और इधर से इधर तक पहुँचा। ये देखें ना, ये देखें, ये यहाँ से इधर आया, इधर नीचे से जंपर हो गए इधर डला, ये आगे 0.47 की ओम की रेजिस्टेंस डली और ये रेजिस्टेंस से सीधा नीचे से ट्रैक होके इधर आ गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव बैटरी की नेगेटिव के साथ कपलर की नेगेटिव जुड़ गई और जो कपलर की पॉजिटिव है वो आपकी IC की ये पिन नंबर 1 में ये कंपनसेशन के ऊपर आ गई, ये देखें, ठीक है। और मीटर जो है आपका बीप कर रहा है। तो ये इसका जो फीडबैक सेक्शन है वो ये बना हुआ है, अक्सर यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे NPN और ये PNP लगा हुआ है, ये भी बाद दफ़ा ख़राब हो जाते हैं जिससे आपकी जो ये सप्लाई है इसकी स्विचिंग ऑन नहीं होती, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये 3-3 K की 2 पैरेलल रेजिस्टेंसें हैं, ये भी ख़राब हो जाएं फिर भी आपकी यहाँ पे ड्राइव नहीं बनती। और ये A2 के 2 जो डायोड हैं ये ख़राब होने से भी आपकी अक्सर जो है वो यहाँ पे ड्राइव नहीं बनती, जिससे आपकी ये सप्लाई ऑन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके 7912 का डायोड है, ये इसके 785 का डायोड है और ये इसके 12 वोल्ट फीडबैक वाला डायोड है, ठीक है। यानी ये बेसिक इसकी वही सप्लाई है, वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसकी जो स्विचिंग क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, दूसरे मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे आपकी सबसे पहले आपने इस पर अब ये सप्लाई ऑन करने के बाद यहाँ पे इनकी इसकी ड्राइवें क्लियर कर लेनी है और ये ड्राइवें -V में बनती हैं, जैसे ही स्विच ऑन होता है तो ये पॉजिटिव वोल्ट में बदल जाती हैं। तो अब सबसे पहले काम इसका जो मैं करूँगा वो इसकी रेजिस्टेंसें वगैरह लगा के और इसकी सप्लाई को क्लियर करूँगा। अच्छा दोस्तों, इसमें जितने SMD कंपोनेंट थे वो सब मैंने चेंज किए हैं जो ख़राब थे इसमें, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंसें हैं वो भी एक नज़र देख लेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर यूज़ होता है। ये देख लें, ये 22 ओम और 47 के और 10 ओम,
ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे J3 और A2 के जीना डायोड लगा होता है। और इसी तरह यहाँ पे भी ये चारों के ऊपर सेम जो है वो यहाँ पे उन्होंने रेजिस्टेंसों को अप्लाई किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो इसकी DC साइड है, DC साइड में यहाँ पे 47 के और 10 ओम, और यहाँ पे 200 ओम और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस। इसी तरह ये PN ये जोड़ा आपने यहाँ पे लगा देना है। तो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह लगा चुका हूँ। इसकी सप्लाई सेक्शन मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है। अब मैं आपको इसकी ड्राइविंग वगैरह और इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह टेस्ट करवाता हूँ। मैं पहले भी कई वीडियो में दोस्तों बता चुका हूँ कि जब तक आपकी ड्राइविंग और फ्रिक्वेंसी क्लियर नहीं होगी उस वक्त तक आपने इसमें IGBTs और मॉसफेट का जो है वो नहीं लगाने, यानी वो सोचना भी नहीं लगाने का। तो इसको मैंने भी ऑन कर दिया बैटरी के साथ, और इसके जो वोल्टेज हैं वो रखते हैं 200 ओम 200 पे। और इसकी सबसे पहले ये जो पहला IGBT है इसके ऊपर आपने ड्राइव चेक करनी है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे मैंने कोई कपलर जो है वो शॉर्ट नहीं किया हुआ, देखें। और अभी तक यहाँ पे ड्राइव के वोल्टेज 0 है। अब जैसे ही यहाँ से मैं स्विच का एक सिर्फ झटका कराऊंगा, ये देखें, और हमारी वहाँ पे ड्राइव आ गई है। तो ये सिर्फ स्विचिंग आपने यहाँ से एक दफ़ा करवानी होती है, यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पे कोई आपने कपलर शॉर्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, स्विचिंग ऑन करवानी। ये ऑन ऑफ स्विच वाला जो है ना, ये उसकी लेग है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ जस्ट इसको शॉर्ट करना है और आपकी जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगी। तो ये देखें -4.7 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे -4.6 वोल्ट, और इसी तरह यहाँ पे -4.7 और -4.6, और पाँचवें के ऊपर -4.6। तो ये इतनी ड्राइव हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ये सेक्शन जो है ये हमारा क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर डिफरेंस होगा ना इनमें, तो फिर आपका कोई ना कोई कपलर ख़राब होगा, उसको आपने चेंज करना है। यहाँ पीछे यहाँ पे चापरी के ऊपर ये जो ड्राइव वाली चापरी है, इसके नीचे कोई कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, और आपका ये जो डायोड है इनमें भी कोई एक ख़राब हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इसकी DC साइड है इसकी तरफ आते हैं। ये जो DC साइड है उसके लिए आपने वो उसी तरह 3525 की स्विचिंग को ऑन करके तो यहाँ पे अपनी ड्राइव को क्लियर करना है। तो ये देखें यहाँ पे 7.3 वोल्ट, इसी तरह यहाँ भी 7.3, सब के ऊपर आपने इसी तरह चेक करें। यहाँ भी 7.3, 7.3, यहाँ भी 7.2। ये 7 पॉइंट के बाद ना ये जो एक आध का डिजिट का फ़र्क है वो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी 7.2, 7.2 और 7.2। तो ये भी ड्राइव अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओके हो चुकी है। अच्छा, अब इसकी सप्लाई में मैं आपको एक आध बात बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो इसकी सप्लाई है ना, इसके यहाँ पे ये जो वाला कैपेसिटर है ना, ये इसके ऊपर आपको ये इतने वोल्टेज यहाँ पे मिलने चाहिए। इनको बूस्टिंग वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। 17 से 18 या 15 वोल्ट के लगभग यहाँ पे होता है। और जो 12 वोल्ट का यूनिट है उसमें यहाँ पे आपको तकरीबन 9 से 10 वोल्ट मिलने चाहिए। ये बूस्टिंग वोल्टेज है। ये वोल्टेज अगर डाउन होंगे तो आपकी ये सप्लाई बूस्ट नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पे ये जो 7912 है इसके ऊपर भी आपने रीडिंग ले लेनी है। ये -12 पूरे इसके 7912 के माइनस वोल्ट यहाँ पे ये दिखा रहा है। इसी तरह 78.5 के इनपुट के ऊपर 8 वोल्ट होने चाहिए और आउट के ऊपर इसके 5 वोल्ट पूरे होने चाहिए, ठीक है। 4.5 या 5 वोल्ट इसके यहाँ पे होने चाहिए। और इसी तरह जो 12 वोल्ट वाला जो यहाँ पे डायोड लगा हुआ है ये वाला, इसके ऊपर भी आपके 12 वोल्ट यहाँ पे पूरे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपने चेक करनी है, तब जाके आपका जो 09 कैरियर है वो यहाँ से रिमूव होगा प्रॉपर तरीके से। अच्छा, उसके बाद ये जो कपलर है आपका पहला फीडबैक वाला, इसकी मीटर टू कलेक्टर यहाँ पे 1.1 वोल्ट होना चाहिए या 1 वोल्ट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपने जहन में रख लेना है, ठीक है। ये दोबारा देखें यहाँ पे ये, ठीक है, ये 1.0 वोल्ट, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो इसकी सप्लाई के हवाले हो गए। उसके बाद अब आते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की तरफ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, जितनी भी 3525 आईसी हैं और जो इन्वर्टर्स में जिनका इस्तेमाल होता है वहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 37 किलोहर्ट्ज़ ही होनी चाहिए। मैं स्कोप को ज़रा करीब कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर तरीके से शो हो जाए। तो मैं अभी इसकी फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करता हूँ और फ्रीक्वेंसी भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इसकी उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी आम दूसरे इन्वर्टर्स में होती है। मैं आपको कई दफ़ा ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टेस्ट करवा चुका हूँ। तो ये इसकी प्राइबें आपने गेट टू सोर्स रखनी है और ये देखें यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो
प्रॉपर तरीके से शो हो रही है। ठीक है, ये 37 और यहाँ पर भी 37.9 किलोहर्ट्ज़, तकरीबन 37 to 38 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होनी चाहिए और उसकी वेव फॉर्म जो है वो इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने है, ये इसकी वेव फॉर्म है और ये ऐसे ही होनी चाहिए। अगर यहाँ से ये ऊपर उठी हुई होगी या नीचे जाएगी या इधर उल्टे सीधे ये तरीके से जाएगी तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी डिस्टर्ब फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और ये चारों के ऊपर ऐसी ही होनी चाहिए। ये देखिए, मैं अगले के ऊपर आके टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी प्रॉपर है, इसी तरह अगले के ऊपर टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर है, और इसके ऊपर अगर टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी बन रही है। अच्छा, इसी तरह ये जो इसके चॉपर लगे हुए हैं छोटे, यहाँ इनपुट के ऊपर भी आपकी लो नॉइज़ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये जो वायरें लगी हुई हैं दोनों, तो ये इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। तो दोस्तों याद रखिएगा 09 का जो एरर है ये उस वक्त तक जान नहीं छोड़ेगा इन्वर्टर की जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से A to Z मुकम्मल इसको लेके नहीं चलते। एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक आपने इसको मुकम्मल तरीके पर एक एक चीज़ चेक करनी है, तब जाके आपका 09 का जो एरर है वो रिमूव होगा। तो अब मैं इसमें अपने मॉसफेट और IGBTs लगाता हूँ और यहाँ पे कॉइल आपने सेम नंबर की लगानी है। अच्छा, उसकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं कॉइलों की, लेकिन उनका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और हैयत उसकी चेंज हो सकती है, यानी हो सकता है कोई कॉइल आपको बड़ी मिल जाए, कोई छोटी मिल जाए। ठीक है, लेकिन उसका जो नंबर है नीचे जो सीरियल लिखी होता है, सीरियल नंबर, वो उसका सेम होना चाहिए। तो अभी मैं इसमें IGBTs और मॉसफेट लगाता हूँ और लगा के इसको मैं इस पर लोड वगैरह डालता हूँ, चेक करता हूँ इसको, और फिर आपके साथ फर्दर वीडियो में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों इसके बोर्ड के ऊपर मैंने काम मुकम्मल कर लिया है और सारे इसमें IGBTs वगैरह और मॉसफेट वगैरह और जो जो इसमें चीज़ें कम थी वो मैंने सारी लगा दी हैं। और एक नज़र मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो मैंने IGBTs लगाए हैं वो लगाए हैं K75T60। वैसे मेरे पास इसका ओरिजिनल नंबर भी मौजूद था जो इसका कंपनी की तरफ से लगे आते हैं, लेकिन वो कस्टमर की डिमांड थी कि आप ज़रा, मेरा बजट थोड़ा सा लो है तो आप जो है ना वो ये वाले लगा दें। तो ये मैंने लगा दी। हालांकि ये भी बड़े ज़बरदस्त IGBTs हैं, चलने के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट, और मैं ये काफ़ी सारे इन्वर्टर्स में ऑलरेडी लगा चुका हूँ। और यहाँ पे जो मैंने DC साइड पे जो मॉसफेट लगाए हैं वो लगाए हैं मैंने 85T14। ठीक है, और ये NCE कंपनी के ओरिजिनल लगाए हैं, ये मैंने पुल आउट नहीं लगाए, ये ओरिजिनल लगाए हैं, क्योंकि ये आपके इन्वर्टर की बैकबोन होता है और ये इन्वर्टर पहले भी कई दफ़ा जल चुका है, तो इसलिए मैंने फिर इसमें कोई रिस्क नहीं लिया। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो इंडक्टर कॉइल है ये भी मैंने नहीं लगा दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है कि इसको अब टेस्ट किया जाए। अच्छा, इसको अब मैं बॉडी के अंदर फिट करता हूँ और इस कार्ड वगैरह लगा के इसको सप्लाई देते हैं बैटरी की, और चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। तो दोस्तों इन्वर्टर को मैंने फाइनली पैक कर लिया, इसके कनेक्शन वगैरह कर दिए हैं और अब इसको लगा के एक दफ़ा टेस्ट करते हैं। वैसे तो मैं हर इन्वर्टर को एक दफ़ा बैटरी में पैक करने से पहले और कनेक्शन करने से पहले टेस्ट कर लेता हूँ। आपको भी करना चाहिए ताकि बाद में आपको वो दोबारा निकालना ना पड़ जाए। अच्छा, अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है, 230 आउटपुट पे चला गया है। तो अब इंशाल्लाह ये इन्वर्टर जो है, मुझे उम्मीद है कि अब ये दोबारा ख़राब नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से ये इन्वर्टर काम करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।